आप देखो, अब अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कौन कौन से इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि गुर्जर प्रत्यार राजस्थान के अंदर राज किया करते थे। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सेशन को सजाया। लास्ट प्रश्न तो भी लिए, लास्ट में प्रश्न तो भी लिए 10-12 जो किन किन एग्जामों यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार इनको बोला जाता है शॉर्ट में, रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार। इनके अनुसार गुर्जर प्रत्यार में 6ठी से 12वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आया हुआ है भाई कि राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार वंश जो था वो कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक जो है उसका शासनकाल था। तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्यारों का शासनकाल था राजस्थान के अंदर। और उस टाइम पर राजस्थान के अंदर मान लीजिए, चाहे से भारत मान लीजिए, अरबियों का आक्रमण था, तो उस अरब आक्रमणकारियों को रोकने का अगर किसी ने काम किया तो वो वीर गुर्जर प्रत्यार थे जिन्होंने डट के मुकाबला किया और अरबों को राजस्थान की तरफ या भारत की तरफ एंट्री नहीं होने दी। उत्तरी भारत की मामला ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, ये पूरी बात समझना। उत्तरी भारत के अंदर राज किया सबसे पहले, जो भारत का नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पर 6ठी से 12वीं शताब्दी तक किसी भी अरबी आक्रमणकारी को एंटर नहीं होने दिया भाई, ठीक है। फादर्स नेम में मिस्टेक रह गई क्या, करेक्शन हो जाएगा। जैसे अभी जैसे फॉर्म की लास्ट निकलेगी ना तो उसके बाद में वापस से 2 दिन का वो टाइम मिलता है ना, तो मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बात है, ठीक है, ये चीज है। चलो फिर ध्यान दो, बातें थोड़ी कम करेंगे भाई, एक बार आ जाओ आप, प्रॉपर वे में समझते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, चिंता नहीं करें, कोई से भी मिस्टेक रहेगी बस करेक्शन हो जाएगा, है ना। चलो इधर आओ। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा कि उत्तरी भारत के अंदर अरबियों को रोकने के लिए 6ठी से 12वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रत्यार ने यहाँ पर राज किया था। फिर 6ठी से 12वीं शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी भारत जो है ना वहां पे फाइनली एक प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं। तो कुल मिला के उत्तरी भारत बोल दो चाहे उत्तरी पश्चिमी भारत बोल दो, ठीक है ना, मतलब ये इंडिया में होता है। तो ये उत्तरी पश्चिमी पोर्शन, ये पूरा बेल्ट यहाँ पे गुर्जर प्रत्यार मान के चलिए इन्होंने राज किया 6ठी से 12वीं सदी तक, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको गुर्जर साबित करती है ना, कि ये प्रतिहार थे, बड़े गुर्जर प्रत्यार थे। इसके एविडेंस से प्रश्न खूब आ रहे हैं, जज के प्रश्न आ रहे हैं खूब, कांस्टेबल में खूब आ रहे हैं, 2 में भी खूब प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्रथम वर्णन है जो साहित्य रूप से वर्णन मिलता है, साहित्य में, मतलब साहित्य जानते लिटरेचर पार्ट में अगर अपन देखें तो इनका पहला एविडेंस है वो है महाकवि बाण हर्षचरित, ठीक है ना। ये हर्षचरित ग्रंथ का नाम है जो महाकवि बाण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। क्या नाम है ग्रंथ का, इस ग्रंथ का एपिक का नाम है हर्षचरित। किसने लिखा, महाकवि बाण ने लिखा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रभाकरण है जो हमारे साउथ इंडिया में एक वर्धन वंश चलता था, हालांकि अपन इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अभी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया त्रिपक्ष त्रिकोणीय जो इनका मुकाबला हुआ, त्रिपक्षीय मुकाबला हुआ था, उसमें अपने नीचे राष्ट्रकूट वंश की बात की थी और वैसे पाल वंश की, पाल डायनेस्टी की बात की थी। तो वैसे ही ये प्रभाकरण जो है ना, ये इनके साथ में इनके युद्ध हुए थे, है ना, ये जानकारी मिलती है। प्रभाकरण कहते हैं कि गुर्जर प्रत्यार को हरा दिया था और वर्धन वंश की जानकारी, वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो इसका मतलब यही कि इन सबके बीच में कन्नौज को लेकर युद्ध चल रहा था। 3 महाशक्तियां थी, राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का, और उधर अपने पूर्वी भारत की बंदे के तो वहां पर पाल वंश था, पाल डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी, और एक गुर्जर प्रत्यार, तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो ये युद्ध की जानकारी जो मिलती है इसका मतलब इतना हो गया कि हाँ गुर्जर प्रत्यार थे। अपन को युद्ध के बारे में नहीं जाना, एक एविडेंस देखना है, ठीक है ना, एविडेंस मिल रहा है। तो पहला एविडेंस कौन सा है, हर्षचरित, ठीक है ना। हाँ भर सकती है, लड़कियां भी भर सकती है, चतुश्रेणी का फॉर्म बिल्कुल भर सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि प्रभाकरण के साथ हुए युद्धों का वर्णन किसमें मिलता है, हर्षचरित मिलता है। एक एविडेंस तो ये तो साहित्य रूप से एविडेंस मिल गया, लिटरेचर के रूप में मिल गया। दूसरा एक शिलालेख मिला है बादामी कर्नाटक के चालुक्य नरेश का, जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, और वो अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख शिलालेख ये पत्रों पर छिपाए जाते हैं, प्रिंट करवाए जाते हैं। इसमें गुर्जर जाति का उल्लेख है, मतलब अभिलेख के रूप से अगर बात करें तो अभिलेखों का पहला वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में, और महाकवि जो बाण है उसकी हर्षचरित, 2 एविडेंस मिल गए। ये दोनों ये साबित करते हैं कि ये गुर्जर थे, या फिर मान के चलिए कि ये गुर्जर प्रत्यार वंश जो है राजस्थान में या फिर उत्तरी भारत में राज करता था। तो 2 एविडेंस आपको मोटा मोटी याद रखना है। एक तो हर्षचरित महाकवि बाण का हर्षचरित ग्रंथ, हर्षचरित ग्रंथ बताता है जो कि महाकवि बाण के द्वारा लिखा गया कि ये गुर्जर प्रत्यार वंश ने राज किया। और एक के बादामी जगह पर कर्नाटक में पुलकेशिन द्वितीय, वहां का नरेश का मतलब राजा, नरेश का मतलब क्या है, किंग, राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ये 2 एविडेंस मिल गए अपन को। तीसरा ये कुछ मिले अपन को शिलालेख पत्रों पे लिखवाए जाते हैं, और अभिलेख जो है वो पहले के जमाने में प्रिंट करवाए जाते थे, छापते थे। प्रिंट क्या होता था, खुद लिखते थे, जो आपको पता है पहले की लिखावट थी वही मोर पंख वाली, है ना, उसमें लिखा करते थे। तो अब ये शिलालेख जो पत्रों पर छपाई कर, मतलब पत्रों पर सामान खुदाई करके लिखते थे। तो एक तो है नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ा, ये सारे के सारे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो साउथ इंडिया वे अपना ईस्ट इंडिया, इन तीनों को मिला के 3-4 जगह ये जो है शिलालेख मिले। अपन को सिर्फ 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है, नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ा है। ये 4 शिलालेख भी ऐसे हैं जो प्रत्यारों को गुर्जर कहते हैं। बस ये प्रश्न न जाने कितनी बार आया है, जो मैं आपको आज भी टेस्ट लूंगा, मतलब जब लास्ट में लूंगा टेस्ट 15-10 क्वेश्चन, तो वहां पर भी ये जो है इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अभी मैंने आपने सही कहा प्रकाश, शाबाश, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आई क्या। पहला एविडेंस कौन सा है जो कि गुर्जर साबित करता है, तो वो है भाई महाकवि बाण का हर्षचरित, एक प्रश्न। दूसरा बादामी कर्नाटक में शिलालेख मिला है, या फिर अभिलेख मिला है, ऐहोल अभिलेख, 2। तीसरा ये दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में सब में मिला के 4 अभिलेख मिले हैं। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं रहना बिकॉज इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये प्रश्न आएगा क्योंकि कौन से ऐसे शिलालेख या कौन से अभिलेख हैं जो इनको गुर्जर साबित करता है, वो प्रश्न आता है। तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा है, ये 4 शिलालेख हैं जो प्रत्यारों को, जिसमें प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया है। ठीक बात है, अपन ने काफी मतलब ऐसा मान के चलिए कि अपने से लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, हमें विश्वास हो रहा है।
क्यों? क्योंकि अभिलेखों में या शिलालेखों में बातें झूठी लिखी हुई नहीं होती, हमें ये विश्वास है। इसके अलावा फिर आपको पता है उस टाइम पे खूब सारे अरबियों को रोका था, बट कुछ अरब यात्री तो आ ही जाते थे, जो राइटर होते थे, बुक्स या किताबें लिखते थे। तो अरब यात्री भी इंडिया में आते थे, तो ये गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा इन्होंने, जुर्ज। तो इससे भी अंदाजा लगता है कि गुर्जर थे, तभी तो उन्हें जुर्ज जुर्ज कहा, मतलब इनको प्रॉपर नाम नहीं आता था, तो जुर्ज कहते थे, जुर्ज मतलब गुर्जरों को जुर्ज कहा है। ये भी एक जानकारी मिलती है। इनमें भी अरब यात्री में अल मसूदी आया था। अरब यात्री का नाम है, ये नाम है, ठीक है ना। एक अरब यात्री है जिसका नाम है अल मसूदी, उसने गुर्जर प्रतिहारों का अल गुजर, अल गुजर ये तो कहा है जितने भी गुर्जर प्रतिहार व्यक्ति थे उनको। और गुर्जरों को जो राजा था, राजा का बोरा, बोले तो बोरा है, राजा का बोरा। तो इन सबसे अपन को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है कि हाँ ये गुर्जर थे या प्रतिहार थे, ठीक है ना, क्योंकि काफी पुरानी बात है, इसलिए एविडेंसों से अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि सही भी बैठ रहा है। तो ये प्रश्न भी अपने इंपोर्टेंट बन जाते हैं। 4 एविडेंस हो गए। 5वां एविडेंस है भाई, आपको पता है कि चीनी यात्री जो अपन क्लास 10th 8वीं 7वीं की किताबों में पढ़ते हैं, एक चीनी यात्री वेनसांग या हैंसांग बोल दीजिए। ये जो वेनसांग या हैंसांग है, ये भी क्योंकि ये भी राइटर है, किताब लिखता है, इसकी बुक का नाम है सीयूकी। इसकी बुक का क्या नाम है? सीयूकी। इस बुक में ये कुल मिला के 72 कंट्री का वर्णन कर रखा है इस बुक के अंदर से, जिसमें एक जगह है भीनमाल, जो अपने जालोर में जगह पड़ती है भीनमाल, वहां का भी वर्णन करता है। और उस किताब में लिखा हुआ है कि वहां पर गुर्जर जो है उनका राज हुआ करता था, क्योंकि ये बात सही भी है, क्योंकि ये जो गुर्जर है ना, सबसे पहले मंडोर जोधपुर में आएंगे, जालोर वगैरह सब जगह राज करेंगे, भी पढ़ेंगे अपना। तो ये भी एक एविडेंस जो पक्का मिलता है कि चीनी यात्री वेनसांग जब भीनमाल यानी जालोर आया, तो उसने 72 देशों में एक कुचेलो, जिसको इसकी भाषा में कुचेलो वैसे गुर्जर, कुचेलो ब्रैकेट में गुर्जर बताया, तथा उसकी राजधानी का नाम पीलो मोलो, पीलो भीलो या भीला माला, ठीक है ना, यानी भीनमाल के तीनों नाम है ये। भीनमाल के अंग्रेज अपनी भाषा में जो है प्रोनाउंस करते हैं पीलो मालो, पीलो मोलो, पीलो भीलो या भीला माला, जो कि एक्चुअल में भीनमाल जालोर में एक जगह पड़ती है। वहां को ये अपनी किताब में लिखता है सीयूकी में, और कहता है कि वहां पर एक वंश या डायनेस्टी राज करती थी गुर्जर, हालांकि गुर्जर किसने कुचेलो कहा, ठीक है। यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, विकी बना देंगे ना, टाइम बना देंगे। यानी कि ये भी जो चीज है वो ये बताती है कि भाई हाँ, इसका मतलब ये है कि जब इसने जालोर का वर्णन किया, भीनमाल का वर्णन किया, और इसका मतलब है कि गुर्जर ने राज तो किया था। तो ये सारे एविडेंस ये साबित करते हैं कि भारत में, नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश ने राज किया, ठीक है। लेकिन इस 3 लाइनों से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला प्रश्न आएगा कि चीनी यात्री का नाम क्या था? तो हैंसांग। दूसरा प्रश्न आएगा वो किस जगह का वर्णन करता था? आप कहेंगे भीनमाल जालोर का। तीसरा प्रश्न आएगा कि उसने कुचेलो किसके लिए, कुचेलो शब्द जो है, कोचेलो शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो गुर्जर के लिए, ठीक है। चौथा प्रश्न आएगा कि राजधानी किसको बनाया? तो उसने कहा कि पीलो मोलो, पीलो भालो, भीला माला, भीनमाल, ठीक है ना। ऐसे करके 4-5 प्रश्न आएंगे। उसकी बुक का क्या नाम था? सीयूकी था। उसने पीलो मोलो किसके लिए प्रयोग किया शब्द? तो उसने भीनमाल को पीलो मोलो, पीलो भीलो या भीला माला कहा है। यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी। इसके बाद में एक बहुत बड़े इतिहासकार में H.C. रे, इन्होंने भी कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभ मंडोर राजस्थान में है, ऐसा इन्होंने भी अपने ग्रंथ में कहते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे जब आगे मेवाड़ मारवाड़ पढ़ेंगे, तो मोहन नैन एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा मान लीजिए राइटर में है, उन्होंने एक ख्यात लिखी अपनी, उसकी ख्यात का नाम है, जैसा खुद का नाम है, अपन पढ़ेंगे जब मेवाड़ मारवाड़ पढ़ेंगे, मोहन नैन इनकी अपनी ख्यात है जिसका नाम है नैन सिरी ख्यात, खुद के नाम से ही है नैन सिरी ख्यात। ऐसा आपको ये ख्यात का मतलब ये चलिए कि इनका ग्रंथ है, किताब का नाम है बस, जिसका क्या नाम है? नैन सिरी ख्यात। उसमें गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। मतलब ये 7 ऐसे मजबूत एविडेंस है जो ये बताते हैं कि प्रतिहार जो थे वो गुर्जर थे, और उन्होंने जो है राजस्थान या उत्तरी भारत में राज किया था 6वीं से 12वीं शताब्दी में। इन 7 पॉइंटों से रीट में और पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आ चुका, खूब वनरक्षक में प्रश्न आ चुका, जे में प्रश्न आ चुका। तो ध्यान रखें, ये 7 ऐसे मजबूत एविडेंस है जो गुर्जर होने का, इनका प्रतिहारों को गुर्जर बताने का एविडेंस देते हैं या वर्णन करते हैं। इनको सीधा सीधा याद करना है भाई, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो थोड़ी इंडिया लेवल की बात हो गई। अब ये राजस्थान में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार कहाँ आए, कहां आके अपनी सीट मजबूत करी, या फिर अपने वंश की स्थापना करी? तो सबसे पहले अपने राजस्थान के अंदर आते हैं भाई मंडोर। मंडोर जगह पड़ती है जोधपुर में, है ना। मंडोर के प्रतिहार, मंडोर में क्या होता है? मंडोर में आके ये गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत कैसे करते हैं? इसके पीछे भी रोचक कहानी है। कैसे कि एक हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति होता है, ये ब्राह्मण हरिश्चंद्र जी, ठीक है। एक ब्राह्मण राजा होते हैं, काफी जगह ब्राह्मण बता रखा है, कुछ जगह गुर्जर बताते हैं। एक्चुअली इनसे फिर प्रतिहार वंश की या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कैसे हुई? तो इनकी शादी हुई, तो इनकी 2 पत्नियां थी। एक तो ब्राह्मणी थी, जो कि बताते हैं कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शादी करी। लेकिन एक और शादी करी तो छत्रानी थी, रानी भद्रा, ठीक है। रानी भद्रा से ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणी से पुत्र की प्राप्ति हुई, एविडेंस कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। कोई से ग्रंथ में नहीं है, कोई से किताब में नहीं है, या हुई भी होगी पुत्र की प्राप्ति या किसी संतान की प्राप्ति, तो ब्राह्मण जो है वो बेसिकली ग्रंथ लिखा करते थे, युद्ध वगैरह में तो क्षत्रिय जाया करते थे। इसलिए छत्रानी रानी का नाम, छत्रानी का नाम रानी भद्रा। उसके 4 पुत्र हुए, ठीक है। रजिल, कक, भोगबट और दध, ये 4 राजा हुए। समझ पा रहे हो ना? ये 4 राजा हुए। इन चारों राजाओं का नाम है रजिल, कक, भोगबट और दध। इन्होंने भाई मंडोर के अंदर जो है, क्योंकि मंडोर में नाग वंश पहले राज करता था, उन नाग वंशियों को हराकर मंडोर में गुर्जर प्रतिहार जो है ना उनकी स्थापना करी, ठीक है ना। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अभी स्टार्ट हुई, मोहित शर्मा ज्यादा करनी हुई, क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मंडोर में नाग वंश की स्थापना किसने स्थापित करी? हराकर, नाग वंशियों को हराकर मंडोर में जो है गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना करते हैं चारों बेटे मिलकर, रजिल, कक, भोगबट और दध। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी हरिश्चंद्र जो है, इनको ब्राह्मण होने के भी काफी संकेत मिलते हैं। अब जब ब्राह्मण है तो सीधी सी बात है, ये जो है ना, ये योग विद्या में, है ना, इन सब में और शास्त्र लिखने में ये मतलब एकदम कहते हैं ना कि मतलब मैच्योर है, बहुत अच्छे ज्ञान है इनको, इसलिए वेद और शास्त्रों की ज्ञाता है। इसलिए इनको रोहिलदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहानियां वगैरह लिखते थे रोहिलदी के नाम से लिखा करते थे। ये प्रश्न बहुत बार आया है। क्या आया है
कि निम्न में से कौन से राजा की उपाधि या उपनाम जो है वो रोहिलदी है, या फिर कौन सा राजा जो कहानियां ग्रंथ वगैरह जो है वो रोहिलदी के नाम से लिखा करते थे। रोहिलदी क्यों? क्योंकि वेद और शास्त्रों के ज्ञाता होने की वजह से इनको ये टाइटल मिला हुआ है। समझ में आ गया ना? तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, इसीलिए हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रत्यार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष जानते हो क्या? आदि पुरुष का मतलब है सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने इस वंश की जो स्थापना करी, तो इनको आदि पुरुष या फाउंडर या संस्थापक माना जाता है। राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक या फाउंडर आदि पुरुष माना जाता है। ये बात हो गई। फिर चारों इनके चार बेटे हुए, सतरानी रानी सतरानी से बदरा से, उनके चारों बेटों ने यहाँ पर मंडोर को जीता और मंडोर जो है इसको जीतकर राजधानी बनाया और अपने यहाँ पर जो है ना गुर्जर प्रत्यारों की स्थापना करी। एक एविडेंस भी है जो भी पीछे बात की थी ना कि मोहन नैन सिंह ने गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया अपने ग्रंथ में, किसमें? नैन श्री ख्यात में। तो नैन श्री ख्यात में जो 26 शाखाएं इन्होंने बताई, उन सभी 26 शाखाओं में उन सभी 26 शाखाओं में मंडोर की जो शाखा थी, मंडोर की शाखा को जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है कि गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाएं नैन श्री ख्यात के अनुसार, ऐसा लिखा है 26 शाखाओं में, मतलब गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं ब्रैकेट में नैन श्री ख्यात के अनुसार में सबसे प्राचीन या सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? तो उसका नाम है मंडोर की शाखा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले यहाँ पर हुए, तो कौन सी बात है सबसे पहली मानी जाएगी। अब जो ये चार बेटे हैं, रजिल है, कक है, भौगोट है, अब चारों ने मिलकर चलो मंडोर तो जीत लिया, लेकिन चारों राजा बनने से राजा तो किसी एक को बनाएंगे, तो इनकी सहमति से जो इन चारों पुत्रों में से रजिल जो है ना, उस रजिल का राजाभिषेक मंडोर की गद्दी पर हुआ। ऐसा मान के चलिए कि जो है रजिल जो है वो मंडोर का राजा बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने अब भाई राजाभिषेक होगा, गद्दी पर बैठेंगे, मंडोर को राजधानी में बनाएंगे, सब कुछ व्यवस्था करेंगे। सबसे पहला राजा तो हरिश्चंद्र माने जाएंगे। नंबर 2 को राजा बनाएंगे, मैंने इसलिए नंबरिंग भी करी रजिल। इसीलिए ये जो नंबरिंग है, जो ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, नंबरिंग है राजों के हिसाब से। बाकी चार पुत्रों में से यहाँ पर 2 मसमंद राजा एक ही बनाई, तो नंबरिंग वाला 2 है। कहीं आप ये समझो कि चार पुत्रों में से 2 राजा बने, 2 नहीं बने, ये 2 तो मैंने नंबर लिखा है, एक नंबर पे हरिश्चंद्र, 2 नंबर पे रजिल। बाकी चारों में से ओनली फॉर रजिल जो है ना, उस रजिल को यहाँ का राजा बनाया। और इनके फिर आगे बेटे बने नरबट, वो ज्यादा रजिल थोड़े दिन तक रहे, सिर्फ और सिर्फ राजाभिषेक की बात था। कुछ दिन तक बाद बेटा जिसका नाम नरबट है, नरबट ने पहलापली की उपाधि भी ले रखी है भाई, पहलापली, ठीक है ना। तो थोड़े वीर राजा होते हैं उस टाइम, उसको पहलापली की उपाधि दो, वो उपाधि रखनी है मेरे को, पहलापली की उपाधि थी। उनके बेटे नागभट्ट प्रथम। बीच में कुछ राजाओं में सिर्फ नाम याद करने में खास एविडेंस नहीं है, नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। गुर्जर प्रत्यारों से कभी-कभी तो प्रश्न आता ही नहीं, कभी-कभी एक आता है, इसलिए वेरी कंसाइज शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स अच्छे से पढ़ने से बाहर जाएगा। नरबट हुए, नरबट के बाद उनका बेटा नागभट्ट प्रथम, वही राजा बड़ा राजा है। इसे नाग प्रथम को जो है ना नाहर भी कहते हैं, शॉर्ट में वो तो खैर आपको पता है, कुछ निकनेम होते हैं। और क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नागवंश राज करता था, इसलिए इसको नागावलोक, मतलब नाग का जो अवलोक करते हैं, वलोक करते हैं, वहां से बता दें, नागावलोक भी कहते हैं या नाहर भी कहते हैं, कुछ टाइटल या उपाधियां हैं। लेकिन सबसे जो मेन काम इसने किया वो किया भाई मेड़ता को राजधानी बनाया, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजधानी बनाने के लिए मंडोर थी, जो कि हरिश्चंद्र ने यहाँ पर एक तरीके से स्थापित की थी, ठीक है। इन चारों ने फिर जो है इन चारों बेटों ने मिलकर मंडोर को जीत लिया था, मंडोर राजधानी थी। लेकिन मंडोर के बाद अब जो नई राजधानी बनाएंगे नागभट्ट प्रथम, ये राजधानी बनाएंगे भाई मेड़ता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राजा, क्या प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा राजा जो है गुर्जर प्रत्यार वंश का जिसने मंडोर से मेड़ता राजधानी बनाई, या फिर मंडोर से राजधानी को मेड़ता, ये मेड़ता की प्राचीन नाम है, मेड़ता के मेड़ता जो कि नागौर जिले में जगह पड़ती है, उसको अपनी राजधानी बनाया, तो उनका नाम है नागभट्ट प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम जो है, इनके बारे में एविडेंस हो है कि नागभट्ट प्रथम काफी वीर राजा हुए। इन्होंने गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज जो सतलज नदी का दक्षिणी मैदान है वहां आदि प्रदेशों पर साम्राज्य स्थापित किया था। काफी जगहों को इन्होंने जीता था, मतलब नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाता है, और थोड़ा बहुत दक्षिणी भाग भी है जो इन्होंने जीता, काफी वीर राजा हुए। वो साइड में देख लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ठीक है। फिर नागभट्ट प्रथम जब एक्चुअल में जो गुर्जर प्रत्यार वंश है ना, अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तब ज्यादा अच्छे समझ में आए, क्योंकि अपन को हर बार थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा अपन को, अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो ये सारी बातें पढ़ते, लेकिन अभी तो ज्यादा हो जाएगा, वो चीज अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन को वहां स्किप करके वापस आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो नागभट्ट प्रथम जो नाहर या नागावलोक भी कहते हैं, उन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया, मेन पार्ट यही है। इसके बाद में नागभट्ट के भाई बेटे हुए 2, तत् और भोज, ठीक है। तत् जो है वो अपनी जिंदगी में, तत् बोल दो चाहे तात बोल दो, एक बात है ना, जो तात है वो थोड़े से ऐसे मानते हैं कि ये मोह माया है, एक बिजली के समान जीवन को मानते हैं और कहते हैं कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए यहाँ जो है वो अपना राज्याभिषेक या राजपुरा राजपाट छोड़ के निकल जाता है और सन्यासी बन जाता है। और मंडोर में बहुत अच्छा आश्रम है, वहां पर ये जो यहाँ से सन्यासी बन जाता है। अब सीधी सी बात है, 2 बेटों में से एक बेटा सन्यासी बन जाएगा, तो एक तो राजगद्दी बैठेगा, तो भोज बैठेगा। भोज यहाँ पर 5 नंबर का राजा बनता है, जो नागभट्ट प्रथम के बाद बनता है, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअली यशोवर्धन या भोज का बेटा होगा नेक्स्ट, वो शिलूक होगा, ठीक है। एक मिनट नंबर थोड़ी यहाँ पीछे हो गई, या यशोवर्धन कर लो, ये यशोवर्धन बन गया राजा, ठीक है, जो कि भोज के आगे
पढ़ेंगे बेटे, ठीक है, यशोवर्धन है। फिर इसके बाद में इनका कोई खास उल्लेख नहीं है। फिर 7 नंबर पे आ जाएंगे शिलूक, ये ध्यान रखें, भोज बना, फिर यशोवर्धन जो कि भोज का ही बेटा है। फिर इसके बाद में जो है शिलूक बनेगा राजा, इनके बेटे का बेटा शिलूक हो गया। शिलूक के बारे में थोड़ा सा उल्लेख जरूर है कि इस शिलूक ने जो है त्रवणी, फड़ौदी और वल्लभ, वल्लभ जैसलमेर में थोड़ा अधिकार किया था। इस क्षेत्र को भी अपने वहां पर थोड़ा सा मिलाया था, फड़ौदी को और वल्लभ, जो कि प्राचीन नाम फड़ौदी का, थोड़ा प्राचीन नाम त्रवणी है, और जैसलमेर को वल्लभ या मान क्षेत्र बोलते हैं। तो इस क्षेत्र को भी जो है अपने अंदर में मिलाया था। ये कुल मिला के सिर्फ राजाओं के नाम भी याद करने, कभी कभी इनके बारे में खास उल्लेख नहीं है, लेकिन नाम भी पूछे जाते हैं। कैसे कि यशोवर्धन जो राजा है, यशोवर्धन नरेश का, यशोवर्धन राजा का कौन सी डायनेस्टी या कौन से वंश से संबंध है, तो आप कहेंगे गुर्जर प्रत्यार वंश है। ऑप्शन में मारवाड़ भी होगा, मेवाड़ भी होगा, चौहान भी होगा, ऐसा है। इसलिए जिनके बारे में उल्लेख ना हो बट राजा का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्रश्नों में राजा का नाम देके ये पूछा जाता है कि निम्न राजा का कौन से वंश डायनेस्टी संबंध है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके ओके, पलक, रतन, सार्थक, शाबाश, वेरी गुड। अब हम सब करते जाओ, एक क्वेश्चन आता है इस छोटे से टॉपिक में, तो अपन को क्या है कि हल्के में ऐसा मतलब काफी जन क्या है छुड़ा देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, प्रश्न अगर इसी से आ गया तो कह नहीं सकते, इसलिए अपन हर चीज पढ़ते हुए चलनी है। इसके बाद में बात करते हैं भाई राजा बना, नेक्स्ट राजा बनेंगे शिलू के बाद में कक, ठीक है। नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, कक बनेगा। कक की मैं बात करूं तो कक के बारे में भी काफी एविडेंस जो अपन को देखने को मिलता है। एक मिनट में 8 नंबर कर देता हूं इसको, ना बिल्कुल, तो ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। कक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा कक बनेगा आगे, वो व्याकरण, ज्योतिष और तर्क यानी न्याय सभी भाषाओं में कविताएं लिखा लिख जाता है, लगभग सभी भाषाओं में। इसलिए ये प्रश्न ऐसा जाता है कि निम्न में से कौन सा राजा ऐसा है जो व्याकरण का, ज्योतिष का, तर्क और सर्व भाषाओं में कवित्व में निपुण था या इसका ज्ञाता था, तो उस राजा का नाम है भाई कक। बस इनके बारे में एक इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। व्याकरण के, ज्योतिष के ज्ञाता थे, कक के बारे में ये बड़ी एविडेंस है। इनके 2 बेटे हुए, अब खुद इतने बड़े व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, तो बेटे भी अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, लिखा पढ़े काम करवाएंगे भी। तो इसके बाद में जो राजा बने 9 नंबर 10 नंबर के, इनके बेटे थे 2, उनका नाम था राजा बाबुक और दूसरे नाम राजा ककुक। कक से ककुक और बाबुक, ये 2 राजा बने, पहले बाबुक बने, उसके बाद में ककुक बने। अपन बात करें बाबू की, तो इन्होंने मंडोर में एक विश्व मंदिर है, उस विश्व मंदिर में बाबू प्रशस्ति या फिर मंडोर शिलालेख जो कि लगभग 837 ईस्वी में वहां पर लगवाया था, इस प्रशस्ति को लगवाई, शिलालेख को लगवाई, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। ये भी एक एविडेंस है। इसको भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंडोर शिलालेख या बाबू प्रशस्ति भी क्या एक इनको गुर्जर प्रतिहार को साबित करती है, बिल्कुल यस करती है। ये भी एविडेंस है जो कि लगभग 837 ईस्वी के आसपास लिखा गया है, ठीक है। तो ये बड़ा काम करवाया, जो ये शिलालेख आज भी मौजूद होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बाबू प्रशस्ति या मंडोर शिलालेख जो कि मंडोर के विश्व मंदिर में लगवाया हुआ है, वहां राजा बाबू ने लगवाया था वो। और देखो ये सब कल्चरल एक्टिविटी, यहाँ से प्रश्न आते हैं, शिलालेखों के बारे में प्रश्न ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट है, वो एक ऐसा एविडेंस है जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंडोर शिलालेख कौन से राजा के टाइम में लिखा गया या कौन से राजा के शासनकाल में लिखा गया या किस वंश की जानकारी मिलती है या फिर कब किसके मतलब किस राजा ने लिखवाया, तो राजा बाबुक। इसके बाद में ककुक, तो घटियाला शिलालेख के जोधपुर में 861 के आसपास का ये लिखा है शिलालेख है। इसमें भी इससे भी इस शिलालेख में 2 अभिलेख मिले हैं, जिसमें एक का नाम है, एक तो है माता की शाल, जैन मंदिर के अंदर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, एक खाकू देवल है ना, ये है जोधपुर मारवाड़ में 2 अभिलेख मिले हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो घटियाला शिलालेख है ना जोधपुर में, उसी के पास में 2 अभिलेख मिले हैं। ये काम करवाया राजा ककुक ने। राजा ककुक के बारे में और भी जानकारी है, प्रश्न क्या आपको पता है, प्रश्न आएगा कि घटियाला शिलालेख कहां पे, जोधपुर में, लगभग 8 में लिखा गया, वहां से जो 2 अभिलेख मिले होंगे, क्या क्या नाम है, तो एक तो माता की साल जो कि जैन मंदिर है, एक खाकू देवल, ये प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, दोनों अभिलेख राजा ककुक के समय के हैं। ये प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न पता आता है भाई, 100% ये आपके मोस्ट है। अब राजा ककुक के दोनों अभिलेख मिले इस शिलालेख के अकॉर्डिंग, कुछ बातें और जो मैंने एरो बनाया है, तो इसके नीचे नहीं लिखना है, वो आपको ककुक के नीचे लिखना है। देखो ये पूरा पेज है ना, ये आधा पेज, मतलब ये ककुक के नीचे लिखना है। फिर यहाँ पर क्या है कि यह जो राजा ककुक है, इस टाइम पर यहाँ मतलब आसपास में जैसे ये होता है ना, छोटे मोटे जनजातीय विद्रोह वगैरह या फिर ऐसा कुछ चोरी डकैती होती थी, तो वहां पर बाहरी महाजन लोग जो हैं वो रह नहीं पाते थे। तो इसने क्या करा, जब किसी भी आप सुनो कि अपन जहां भी रहते हैं तो वहां पर क्या क्या सुविधाएं देते हैं कि भाई तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली लाइट पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइट पानी बिजली पास में मार्केट वगैरह हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, कॉलेज स्कूल हो जाए, तो एक पूरी कहेंगे वेल फैसिलिटी सड़कें वगैरह बनी हुई है, अच्छा है, ये देते हैं ना। तो जब ये ककुक राजा था, है ना, ककुक राजा था, तो जोधपुर इलाके के अंदर इस इलाके में कोई भी महाजन अपना व्यापार करने के लिए तैयार थे, जो चोरी डकैती वगैरह होती थी, तो इसने जो है एक घोट बाजार स्थापित किया था, जिसमें महाजनों को लाके स्थापित किया। वहां पर क्या आराम से रहिए, मैं निगरानी करूंगा, क्योंकि राजा बिल्कुल निगरानी कर सकता है, चाहे कोई भी जनजाति या कोई भी गुंडे व्यक्ति जो चोरी डकैती करते हैं उनको रोक सकता है राजा। तो इसने बहुत अच्छा काम किया और वहां पर जितने भी थे उन सबको भगा दिया। और विजय स्वरूप मतलब इस विजय में कि मैंने सबको भगा दिया, मंडोर और रोइंसकूप इन 2 स्थानों पर जय स्तंभ बनवाए। इन जय स्तंभ में क्या करा, इन जय स्तंभों से ककुक के प्रजापालक और न्यायप्रिय शासन की जानकारी मिलती है। ये जय स्तंभ जो बनवाए एक विजय स्वरूप, उसके पास में पूरा एक घोट बाजार तैयार किया, महाजनों को लाके वहां स्थापित किया। तो इसे एक बहुत अच्छा एक मैसेज आता है कि ककुक जो प्रजापालक व्यक्ति था, प्रजा की सुनता था, न्यायप्रिय शासन इसने किया है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कब किसके द्वारा जय स्तंभ बनवाएंगे, मंडोर रोइंसकूप दोनों जगह का नाम कर लेना, मंडोर रोइंसकूप दोनों जोधपुर में जगह पड़ती है, वहां पर जय स्तंभ किसने बनवाए, ककुक ने। उसमें क्या जानकारी मिलती है, उसमें इसके प्रजापालक और न्यायप्रिय शासन की जानकारी मिलती है, बिल्कुल जनता की बात इसने करी। इसके अलावा एक जोधपुर में गांव पड़ता है चेराई गांव, है ना, वैसे यहाँ पर कभी आपके चेराई अभिलेख किया जाता है ना, क्योंकि वहां पर एक अभिलेख रखा हुआ है। इस चेराई गांव में चेराई अभिलेख मिला, ठीक है। इस चेराई गांव से पतिया राजा दुर्लभ राज
के पुत्र जसकरण की भी जानकारी मिली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे और भी राजा हुए, ठीक, हालांकि बीच में कोई राजा हुए नहीं हुए, उनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन छोटा सा एक और मिलता है जिसका नाम है चिराई गांव जोधपुर में है, चिराई जहां पे चिराई उल्लेख मिला है, तो वहां पर दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण, तो कहा कि जसकरण एक राजा थे, दुर्लभ राज के बेटे थे जिन्होंने यहाँ पर राज किया था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं बाबूगढ़ कक्कू के पूरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। ये कुछ ऐसे एविडेंस है, पक्के एविडेंस नहीं है, बट हिस्ट्री में जहां कहीं से भी कुछ मिलता है मजबूत एविडेंस जो इतिहासकार लिखते थे वो पढ़ना है, ठीक है। यानी कि वैसे तो कक्कू तक तो जो है पूरी जानकारी मिलती है 10 राजाओं की, तो लेकिन उसके बाद में कोई खास जानकारी मिलती नहीं, बट एक छोटा सा विलेज जरूर मिलता है चिराई वाला। उसमें लिखा हुआ है कि बाबूगढ़ कक्कू के वंश को आगे बढ़ाने वाले वंश थे, जो कि बोले कि दुर्लभ राज एक नाम का राजा था, उसका बेटा जसकरण हुआ था, ऐसी जानकारी वहां पर मिली है, तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। फिर एक जानकारी और मिली है कि आपको पता है नाडोल पाली में जगह पड़ती है, वहां के चौहान है रायपाल, उसने बोले कि प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था, ये जानकारी कहां मिली, तो ये जो पाली नाडोल पाली वहां के चौहान राज जो डायनेस्टी में रायपाल के पुत्र में सहजपाल भी वहां का राजा हुआ था, और उसने शिलालेख लिखवाया, उस शिलालेख में बात लिखी हुई है कि यहाँ पर पहले प्रतिहारों का राज था जो कि मेरे पिताजी रायपाल ने छीन लिया, उसके बाद में मैं राजा बना। ये बात इसकी यहाँ पर लिखी हुई है नाडोल पाली में, मतलब क्योंकि सहजपाल भी वहां का राजा था। ये इतने सी जानकारी जो है टूटी फूटी बीच बीच में स्पेस 100 साल के गैप के बाद में ये शिलालेखों के माध्यम से टोटल जानकारी मिलती है। इसके बाद में क्या होता है कि फिर एक और थोड़ा सा एविडेंस मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि इंदा, इन प्रतिहारों में इंदा प्रतिहार डायनेस्टी बोले और एक छोटी सी, ठीक है, जो कुल मिला के कहते हैं कि 12 भाई थे, उनमें जो है आगे जाके डायनेस्टी बढ़ी, वंश बढ़ाया, जो अपने आप को प्रतिहार नहीं कहके इंदा प्रतिहार कहते थे, ये तो प्रतिहार बट इंदा प्रतिहार। तो अंत में प्रतिहारों में ये जो इंदा प्रतिहार हुए, जो 12 भाई थे, उनमें एक हमीर इंदा प्रतिहार था। हमीर इंदा पतियाल जो है वो बड़ा दुराचारी व्यक्ति था, किसी की सुनता नहीं था। जैसे होता है ना कोई अपने समाज में या अपने परिवार में एक ऐसा होता है जो शराब का आदी हो जाता है, चोरी डकैती करता है, जबकि उसका घर परिवार बहुत अच्छा है, बट एक ऐसा होता है जो मानते ही नहीं घर वालों की, चोरियां करता है, डकैती करता है, शराब पीता है, कभी किसी को मारपीट किया जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, वो दुराचारी व्यक्ति कहलाता है, जो समझाने के बावजूद भी ना समझे। तो दुराचारी व्यक्ति वह हमीर, इससे सभी भाई तंग आ गए और फिर एक रिश्ता किया इन्होंने, ठीक है, अपनी बहन का, जो कि मारवाड़ के राजा पर पढ़ेंगे, आगे मेवाड़ पढ़ेंगे, मारवाड़ पढ़ेंगे, मारवाड़ के राजा चुंडा, उन चुंडा से शादी कर दी और दहेज में पूरा का पूरा मंडोर दे दिया कि भाई साहब हाथ जोड़ते हैं हमें, तो इस हमीर से हम तंग आ गए, तो हमीर से तंग आकर मारवाड़ के राजा चुंडा राव चुंडा को मंडोर जो है ना वो दहेज में दे दिया। इस तरीके से मंडोर में प्रतिहारों के वंश की समाप्ति हो गई। ये थे मंडोर के प्रतिहार वंश जिनकी समाप्ति कहां हुई, मंडोर में। इस तरीके से बताओ कहानी समझ में आ गई ना। तो छोटे मोटे 10 तो राजाओं के नाम याद कर लो, याद करने वाला टॉपिक है क्योंकि इनकी कहानियां या एविडेंस टूटे फूटे मिलते हैं, ये ऑथेंटिक एविडेंस है, लेकिन ये जान रखना प्राइवेट बुक के नहीं है, ऑथेंटिक कंटेंट हिंदी ग्रंथ आदि के कंटेंट है जो अपन को गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ना है। बताओ समझ में आया? मतलब क्या है? बिल्कुल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल शिवराज सिंह चिंता नहीं करें, उसका टाइम बना देंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में वनरक्षक में और रीट में भर के प्रश्न यहाँ से एक दो पक्का आ जाता है, ठीक है ना। ओके, शिवांशी, पलक, मयंक, योगिता, मोनिका, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो आप मुझे पूरी उम्मीद है लाइन से 10 राजाओं के नाम लिखना जिनमें कौन कौन सी खास बात होगी, बल्कि आज का आज याद रखना। ये मंडोर के राजा जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं भाई जालोर, उज्जैन और कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, ये डायनेस्टी है। जालोर, उज्जैन और कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार, इनकी शाखा का नाम है रघुवंशी प्रतिहार, ठीक है। भगवान राम के वंशज मानते हुए रघुवंशी प्रतिहार। इतना सा रखना है कि रघुवंशी प्रतिहार जो है वो कहां की शाखा, जैसे पढ़ा था ना कि भाई हर जगह आपने पढ़ा कि चौहान पढ़े थे ना, तो अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सबकी अलग अलग चौहान डायनेस्टी आ गई थी। कोटाबंदी में हाड़ा शाखा थी ना, तो वैसे जो हाड़ा शाखा थी, अपन मारवाड़ पढ़ेंगे राठौड़ शाखा है, राठौड़ राजपूत राज किया। मेवाड़ में जो है अपन पढ़ेंगे कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश राज किया। अपन पढ़ेंगे जयपुर में कछावा राजवंश राज किया। वैसे ही जगह जगह पर कुछ डायनेस्टी चलती है, तो यहाँ के है तो ये भी गुर्जर प्रतिहार, लेकिन ये रघुवंशी प्रतिहार कहलाते हैं। अच्छा, ये नागवट प्रथम वही है जो मंडोर में स्थापित हुआ था, यहाँ पढ़ा देखो, ठीक है। ये नागवट प्रथम देखो, बहुत बड़े राजा हुए ये नागवट प्रथम, मेड़ता को राजधानी बना लिया था। फिर क्या कुछ राजा ऐसे होते हैं जो वहां से निकल के कहीं पास में और जो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं सामाजिक विस्तार के हिसाब से। हालांकि अपन ने जो है अभी तक मंडोर की पढ़ी है, अब इन तीनों के एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये इनके दरबार के जो था, मतलब क्योंकि आपने अपने पहले पढ़ा कि नागावलोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाग वंश को खत्म करने वाले थे नागों को, इसलिए इनके दरबार को भी नागावलोक का दरबार कहा जाता था। जब दरबार लगता था राजा का, उसे बोला जाता था नागावलोक का दरबार। ये क्या करेंगे, जालोर को राजधानी बनाएंगे। तो मंडोर से मेड़ता को राजधानी किसने बनाया, इन्होंने बनाया, नागवट प्रथम बनाया। और नागवट प्रथम ये जो जालोर को राजधानी बना लेंगे, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यही प्रश्न आते हैं कि किसने किसको राजधानी बनाया, कौन सा राजा था। तो जालोर को भी राजधानी बनाएंगे और अवंती का प्राचीन नगर उज्जैन एमपी उसको भी अपनी राजधानी बनाएंगे। जालोर, उज्जैन और कन्नौज, इनके गुर्जर प्रतिहारों का इनको फाउंडर या संस्थापक बोला जाता है। ये बात समझ में आई क्या? इन तीनों को ये अपनी अपनी राजधानी बनाते हैं। पहले जो है ये जालोर को जीत जाते हैं, उज्जैन और कन्नौज, है ना। ये फाइनली नागवट प्रथम है जो त्रिपक्षीय मुकाबला चला करता था इनके बीच में, जो साउथ इंडिया का राजपूत वंश है, अपने वेस्ट बंगाल बंगाल की साइड में पाल वंश है, डायनेस्टी है, और फाइनली तीनों के संघर्ष में जीत जाते हैं। और कन्नौज की लड़ाई चलती थी, उस कन्नौज को भी नागवट प्रथम जीत जाते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा, ये ध्यान रखना कि जालोर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन है, गुर्जर प्रतिहारों में नागवट प्रथम है। तो जालोर के बाद उज्जैन को, वो भी नागवट प्रथम है, कन्नौज। तो जालोर, उज्जैन और कन्नौज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागवट प्रथम। इनके फिर आगे राजा बनते हैं वत्सराज। वत्सराज के बारे में भी काफी अच्छे फैक्ट हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं ये भी। वत्सराज के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागवट के बेटे हैं। वत्सराज के दरबारी विद्वान में बहुत बड़े विद्वान है उद्योतन सूरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी कल्चर का पार्ट कहीं पर भी आ जाता हो, ग्रंथों के नाम, दरबारी विद्वानों के नाम, एक सेकंड मिस मत कर देना।
वत्सराज के दरबारी विद्वान कौन? उद्योतन सूरी। इनके ग्रंथ का नाम क्या? कुवलमाला, जो कि भीनमाल जालोर से मिला है। कुवलमाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुवलमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? उद्योतन सूरी। ठीक है, उद्योतन सूरी किसके दरबारी विद्वान थे? वत्सराज के। ठीक है, ये कुवलमाला ग्रंथ कहां मिला? भीनमाल जालोर से। उस ग्रंथ में, इसमें कुवलमाला में, इस कुवलमाला में वत्सराज को रणहस्तिन कहा है। रण का मतलब क्या हो गया? लड़ाई का मैदान हो गया। रण को जीतने वाला, रण को अपने हाथ में लेने वाला, रणहस्तिन। ठीक है, रखने वाला। तो ध्यान रखें, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। कौन से ग्रंथ में वत्सराज को क्या कहा है? तो उस ग्रंथ का नाम है कुवलमाला, जिसमें वत्सराज को रणहस्तिन कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, रणहस्तिन याद रखना। फिर अच्छा व्यक्ति जो भी होगा, जो भी बड़ा राजा होगा, वो कल्चरल डेवलपमेंट करवाएगा, सांस्कृतिक विकास करवाएगा। इसलिए इनके जब इनका शासनकाल था, तब ये जैनों को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, जैनों के मंदिर की रक्षा करेंगे। और वहां पे एक जैन मुनि थे, जिनसेन सूरी। ठीक है, जिनके बारे में अपन आगे मेवाड़ जब पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। जिनसेन सूरी जो है, इन्होंने एक हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की थी। वो वत्सराज के शासनकाल में या समाधि उनके दरबार में की थी। ये भी बड़ी बात है। ठीक है, तो हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ किसका है? वो जिनसेन सूरी का है। किसके टाइम पर? वत्सराज के समय पे इसकी रचना की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में ओसियां जोधपुर में भी एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि श्वेतांबर जैन मंदिर है। देखो, जैनों में दो तरह के जैन होते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, मुंह की पट्टी बांध के चलते हैं, और दिगंबर जो अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो कैटेगरी है। तो इन्होंने ओसियां जोधपुर में एक जैन मंदिर, भव्य जैन मंदिर निर्माण करवाया। श्वेतांबर जैन मंदिर जो महावीर स्वामी को समर्पित है, ये भी इन्हीं का वत्सराज का काम कराया हुआ है। ठीक है, वत्सराज प्रतापी शासक था, जिसने साउथ में मांडी वंश और बंगाल में धर्मपाल को भी हराया था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। वैसे देखो, इनका कन्नौज में वैसे अधिकार हो गया था। तो कन्नौज में अधिकार करने का मतलब मजाक थोड़ी है, क्योंकि त्रिपक्षीय मुकाबला है वहां पर। तो एक तो साउथ के मांडी वंश सारे धर्मपाल वेस्ट बंगाल में है ना, जो बंगाल में पाल वंश, सॉरी हाँ, बंगाल पाल वंश, और यहाँ पर ये जो था राजपूत वंश, इधर था गुर्जर बटियार वंश, इनके बीच मुकाबला रहता था। लेकिन फिर भी जब से नागपट प्रथम ने जो है कन्नौज को राजधानी बनाया है, कन्नौज को जीता है, तब से इनका अधिकार है। इसलिए इन्होंने वहां के मांडी वंश को खत्म किया, धर्मपाल को भी हराया। ये भी थोड़ा सा फैक्ट है। देखो, ये मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ रहा है, ये थोड़ी सी बात बता के रुकना पड़ता है, बिकॉज़ ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ने लगे तो फिर बहुत लंबी चीजें हो जाएगी, जो अपने कोर्स में नहीं है। बट हाँ, ऐसा थोड़ी बहुत बातें अपन को ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं बीच-बीच में एक आधा नोट लिख देता हूं। इस नोट को आप मोटा-मोटी याद कर लेना, ज्यादा नहीं तो। ठीक है ना, मतलब जैसे कहते हैं समझ के रखने वाली बात है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा। प्रश्न जो है सीधे-सीधे आता है ना। बिल्कुल सही कहा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता नहीं करें। अभी मैं आपको प्रश्न लेने वाला हूं, आगे कौन-कौन से एग्जाम आए हैं। वैसे तो आ जाता है, एक आधा प्रश्न पक्का जाता है एग्जाम में, ये पक्की बात है। ठीक है ना, ध्यान रखिए आप। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय होंगे, जो वत्सराज के बेटे हैं। ठीक है, वत्सराज के बेटे नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। हालांकि कन्नौज इनके अंडर में था, है ना। कन्नौज को राजधानी बनाया तथा परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, क्योंकि कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाना ये कोई मजाक नहीं थी, तो ये ध्यान रखें। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि नागभट्ट प्रथम ने अपने अंडर में इलाका ले लिया था, फिर वत्सराज ने भी जो है कन्नौज के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। ठीक है, लेकिन कन्नौज को राजधानी बनाने वाला तो नागभट्ट द्वितीय था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले मंडोर जोधपुर में आके ये व्यवस्थित हुए। ठीक है, रोहिणी राजा जो थे हरिश्चंद्र, उन्होंने मंडोर में स्थापना करी, जो कि सूर्य वंश के आदिपुरुष कहलाएंगे। उसके बाद में मेड़न तक मेड़ता नागौर को राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में मंडोर भी क्या हो जाता है, मेड़ता भी क्या हो जाता है। फाइनली मंडोर से खत्म हो जाता है, मंडोर को वहां से छोड़ देते हैं, जोराव चुंडा को जो है दहेज में दे देते हैं। और उनमें से नागपट्टी भी वहां से निकल के जालौर क्षेत्र में आ जाते हैं, जालौर को राजधानी बना लेते हैं। जालौर के बाद में उज्जैन को जीत लेते हैं, कन्नौज भी अंडर में ले लेता है। उसके बाद में वत्सराज आ जाता है, वो भी इनको जो है राजकोट और पलवल जो भी त्रिकोणीय मुकाबला करते हैं, और कन्नौज क्षेत्र को अंडर में रखते हैं, कन्नौज को, उज्जैन को, है ना। उसके बाद नागपट्ट द्वितीय आते हैं, जो वत्सराज के बेटे हैं। ये फाइनली जो है कन्नौज को जो राजधानी बना लेते हैं। ये पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, लिंक चलिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि देने वाले कौन थे? नागपट्ट द्वितीय। चंद्रप्रभा सूरी, ये जैन विद्वान, जो भी सूरी जिनके लगा हुआ वो जैन विद्वान है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम है प्रभाव चरित्र। इसके अनुसार जो है नागभट्ट द्वितीय, इसने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसने का मतलब है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, ये भी एविडेंस मिलता है। ठीक है ना, प्रश्न आया हुआ है। प्रभाव चरित्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो नागभट्ट द्वितीय की आत्महत्या करने की जानकारी मिलती है, जो कि गंगा नदी में कूद के इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में बहुत बड़े राजा बनेंगे, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया गुर्जर पटियालों में, इस पटियाल वंश में, डायनेस्टी में। मिहिर भोज प्रथम, या इनको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज प्रथम या भोज प्रथम। थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। आपको पता है कलर जो है बहुत बड़े कवि हैं, एक कश्मीरी कवि हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं कलर। इन्होंने एक राजतरंगिणी लिखा, ग्रंथ का नाम है, बुक का क्या नाम है, राजतरंगिणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी। इसमें मिहिर भोज की उपलब्धियों का संपूर्ण वर्णन है। और ये प्रश्न कितनी बार आता है? बहुत बार। क्या प्रश्न है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की? तो वो की भाई कलर है। कलर एक कश्मीरी पंडित या कश्मीरी विद्वान थे, जो कि मिहिर भोज के दरबारी विद्वान थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हालांकि अरबियों को ये आड़े नहीं देते, बट कुछ यात्री पाई सकते हैं। अरबी यात्री इनके शासनकाल में सुलेमान नाम का एक अरबी यात्री मिहिर भोज के शासनकाल में यहाँ पर आता है, और अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका कि निम्न में से कौन अरब यात्री मिहिर भोज के शासनकाल में? तो सुलेमान आया। सुलेमान ने जो है सबसे शक्तिशाली शासक गुर्जर पटियाला में किसको बताया? तो मिहिर भोज को। ठीक है, एक प्रसिद्ध अभिलेख भी लिखा है, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसका अभिलेख है? मिहिर भोज का है, ध्यान रखें। अपने आप को जो उपाधियां दी है, आदि वराह है, प्रभास और भोज प्रथम।
और कहा जाता है कि भारतवर्ष का सबसे महान शासक कोई हुआ है तो भाई वो मिहिर भोज प्रथम हुआ है। ये कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल पितरन का वो तो है, देखो पितरन का उसे कहा जाता है जो अपने पिताजी को मार के राजगद्दी पे बैठा है। ये इनके ग्रंथ है, मिहिर भोज के ग्रंथ याद रह जाते हैं तो क्या कहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है, मैंने कहा ना ग्रंथों के नाम ये कुछ आपको थोड़े स्पेशली जितने याद रहते उतना ही मस्त काम हो जाएगा, शानदार काम हो जाएगा। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, योग्य सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, राज मृडान में, ये वेरी गुड अभी एग्जाम है। इन ग्रंथों की भी रचना मिहिर भोज ने करवाई। देखो बड़े राजा होने की एक ही खास बात पता चलती है, जो भी बड़ा राजा होता है वो सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा करेगा, निर्माण ज्यादा करवाएगा, अच्छे अच्छे दरबारी विद्वानों को अपने वहां पर दरबार में रखेगा, ये बड़े राजा की पहचान होती है। इसके बाद में राजा बने भाई महेंद्रपाल प्रथम। इनके राज दरबारी का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि राजशेखर, ठीक है। इनके दरबारी कौन थे? कवि राजशेखर थे, जिनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। एक नहीं है, 4-5 सारे याद करने हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विदुषार पंजिका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इनके जो है दरबारी विद्वान कवि राजशेखर उनके लिखे गए ग्रंथ है। एक एक को याद कर लेना, कोई ना कोई प्रश्न आता। कैसे आते हैं कि काव्य मीमांसा ग्रंथ किसका लिखा गया ग्रंथ है? तो कवि राजशेखर का। कवि राजशेखर जिसका ग्रंथ काव्य मीमांसा किसके दरबारी थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के जो है ये थे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उपाधियां कौन कौन सी महेंद्रपाल प्रथम को? परम भट्टारकर, परम भागवत, महाराजाधिराज और परमेश्वर। ऐसा मानो कि परम 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 जो शब्द है, परम परम परम, इसमें परम का शिशु है, परमेश्वर, परम भागवत, परम भट्टारकर, ये महेंद्रपाल फर्स्ट की जो है उपाधियां है। इसके बाद में राजा बनते महिपाल प्रथम, ये कवि राजशेखर। कवि राजशेखर इसे आर्यवर्त कहा महाराजाधिराज। पूरा आर्यवर्त का मतलब पहले आर्यवर्त था भाई, अपने पूरा प्राचीन में समझ लो कि पूरा जो आर्य है, मतलब पूरा इंडिया जो है उसका महाराजाधिराज, रघुकुल मुकुटमणि, ये सब जो है कहते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कहते हैं, या फिर उपाधियां देते हैं। दो उपाधियां दे, ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा बड़ी बात। रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त का महाराजाधिराज जो है वो कवि राजशेखर से कहता है। अब यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, कौन सा? वो ये है कि निम्न में से कौन सा दरबारी विद्वान गुर्जर प्रतिहारों के दो राजाओं के जो है दरबार में रहा? तो ये जो कवि राजशेखर हैं, ध्यान रखें, कवि जो राजशेखर हैं, ये राजशेखर दो विद्वानों, कौन कौन से? एक महेंद्रपाल प्रथम, याद रखना, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम, इन दोनों के दरबार में रह चुका। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में कवि राजशेखर रह चुका। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल मन की चिंता न करें। टेस्ट सीरीज जो है ना वो 100% जो है आपके स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक आपने जो 2 तारीख से जो प्लान स्टार्ट हो रहा है तो देख लेना, मैं टेस्ट सीरीज का प्लान अलग से रखूंगा। परमानेंट बीएचएससी वालों का आप चिंता नहीं करें, बीएचएससी वाले 15 मई तक आपका कोर्स कंप्लीट है, 15 मई तक। और आपका जो पहले वाला बैच अपना उनका तो मैं पहले बाद में बता दूं उनको, उनका तो अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, बहुत जबरदस्त अपन टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर टॉपिक का लाइव टेस्ट होगा, जो टॉपिक बचे हैं सभी का, ठीक है ना। किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं है भाई, ठीक है ना। मत रहिए 100%। देखो मैं 2-3 दिन से इनके क्लासेस व्यवस्थित कर रहा था, जैसे कल मॉर्निंग जो क्लासेस है वो सबको व्यवस्थित करने वक्त लगा। रीड मेंस का भी बहुत जबरदस्त एक टाइम टेबल बनाने वाले हैं। थैंक यू शिवांशी, ओके प्रकार समझ में आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस वंश को अगर गुर्जर प्रतिहार को आपने समझ लिया ना, बाकी तो मैं कहानी में समझा दूंगा। इनमें क्या कहानियां कम है, दूसरा एविडेंस कम है, बीच-बीच में गैप मिल के कुछ इतिहासकार छोटी-छोटी जानकारी देते हैं, इसलिए थोड़ा वंश मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रश्न में कम आता है। बट एक भी आएगा कल तो भाई वो सोने पे सुहागा है। ये होगी बात। इसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, त्रिलोचनपाल, यशपाल, ठीक है। महेंद्रपाल द्वितीय राजा बने देवपाल, त्रिलोचनपाल में थोड़ा सा एविडेंस है कि अल्बेरुनी ने एक बात कही थी, हालांकि त्रिलोचन के टाइम पर, कि कन्नौज प्रतिहार की राजधानी नहीं थी बोले इस टाइम पर, वो राजधानी थी बारी। ये जो गंगा और सरयू नदियों का संगम है ना, वहां पे जगह पड़ती है, बोले वो राजधानी थी। छोटा सा एविडेंस है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अल्बेरुनी कौन बताइए, ये भी एक अरब यात्री है, ठीक है, ये भी एक अरब यात्री है, तो ऐसा कहता है। इसके कोई ग्रंथ नहीं जानकारी नहीं है, बट अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में कौन? देवपाल, त्रिलोचनपाल, यशपाल, ये गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था यशपाल। बस इतना सा मेन फैक्ट है। ये इलाहाबाद में जगह पड़ती है कड़ा, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें कहा जाता है कि यशपाल ने बहुत दान दिया था। उस दान का वर्णन है, मतलब वो एक लास्ट एक एविडेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई गुर्जर प्रतिहार का राजा था यशपाल, बोले उसने दान बहुत जबरदस्त दिया था। कड़ा नामक स्थान पर एक ऐसा अभिलेख लिखा हुआ है जो 1036 ईस्वी का है, ठीक है। इसके बाद में किसी भी प्रतिहार शासक का नाम कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए सभी के सभी इतिहासकार, सभी के सभी ग्रंथ यशपाल को जो है गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक मानते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है, समझ में आ गई क्या? बोलो, ठीक है ना। बस ये चीज छोटी सी बात है, ठीक है ना। इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाले पढ़ा, थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटी मैंने पढ़ी थी, वैसे ये थोड़ी बहुत बातें। ओसियां जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है ओसियां, वहां पर श्वेतांबर जैन मंदिर बनवाया है, सचिका माता का मंदिर बना जो कि ओसवाल समाज को दे दी। इन सब का निर्माण गुर्जर प्रतिहार द्वारा करवाया गया है। हालांकि और भी प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज सिखाता रहूंगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वेरी इजी प्रश्न आएगा जो कि आपको पूछ के आएगा, चिंता नहीं करें। हालांकि अभी तक सिंपल प्रश्न आए हैं, मिहिर भोज कौन से वंश का राजा था, जालौर राजधानी कौन रहता है, मंडोर कौन रहता है, इनके आदि पुरुष कौन हुए, इनके प्रथम मंडोर के संस्थापक कौन है, ऐसे सिंपल प्रश्न आते हैं। फिर डिटेल में काफी चीज चर्चा कर ली है, बहुत जबरदस्त कर ली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है,
ठीक है। अब मैं थोड़े से आपसे प्रश्न तो लेता हूं, आप प्रयास करना उनके जवाब देने का। जैसे कि ये सेकंड ग्रेड में आया, वनरक्षक में 2 शिफ्ट में आया और फर्स्ट ग्रेड टीचर में भी आया, तो इनमें कोई लेवल नहीं होता। फर्स्ट ग्रेड में जो आ रहा है वो वनरक्षक में पहुंच जाता है, जो कि टेंथ का पेपर, ठीक है। इसलिए राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जिनकी 2 रानियां थी, उनमें से रुद्रा की रानी रुद्रा छत्रानी, उनके 4 बेटे हुए। उस टाइम में बताओ सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले जो कि मेड़ता या मंडौर या जालौर किसको राजधानी बनाया बताइए। बिल्कुल अपना रिपोर्ट करवा देंगे, मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए, शानदार करेंगे, विश्वास रखिए। बिल्कुल डी वाले सभी सही है भाई, बहुत बढ़िया। मंडो जोधपुर जो है ना उसको राजधानी बनाया सबसे पहले, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। रचित, मेहरभौज, हरिश्चंद्र या महिला पर्यवेक्षक, ठीक है ना, उसमें आया। तो अभी पहली बात कर लेना, हरिश्चंद्र जो है ना वो वेदों में पुराणों के इनके ज्ञातापन की वजह से रोहिल्दी के नाम से कविता लिखा करते थे। रोहिल्दी का उपनाम या उनका टाइटल था, हरिश्चंद्र राजा हुए। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? सेकंड एग्जाम है, बताइए। रचित, हरिश्चंद्र, भोग, ये जबरदस्त प्रश्न, पक्की गलती होगी बेटा। तीसरे प्रश्न में गलती होगी, बताइए। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, पक्की गलती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दोगे जवाब? यही है मुकाबला। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बी जो कि मुझे पता था कि आप गलती करोगे। मैं आपको छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण है, इनकी 2 पत्नियां हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणी है और एक है शतरानी। तो शतरानी से जो 4 बेटे हुए ना, 4 बेटे हुए, उन चारों ने मिलके रज्जिल को राजा घोषित किया था। तो रज्जिल प्रतिहारों के हिसाब से पहला राजा है वो, क्योंकि हरिश्चंद्र तो ब्राह्मण है। ये ध्यान रखना है, वंशावली रज्जिल से स्टार्ट होती है, न कि हरिश्चंद्र से। इसको समझना है, बहुत गजब की बात है। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण घोषित कर रखा है, ब्राह्मण है, लेकिन फिर उन्होंने जो शतरानी से शादी करी, तो शतरानी से संतान प्राप्त हुआ, क्षत्रिय कहलाए, वो प्रतिहार कहलाए। तो ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, प्रश्न सॉल्व करने से पता चलता है रज्जिल को जो है वो डायनेस्टी स्टार्ट करने का मतलब प्रथम राजा बनाया गया। तो ध्यान रखिए, डायनेस्टी वंशावली प्रारंभ होती है तो रज्जिल से होती है, इसको गलती मत कर देना। होने से सब समझ में आया, समझ में आ गया जी सर? नो डाउट, ओके सर, ओके, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कभी-कभी लैंग्वेज, लेकिन जो डाउट पड़ेंगे मैं छांट के लाऊंगा प्रश्न। प्रश्न 40-50 थे और मैं लाइव में लूंगा आपके, लेकिन ये चीजें जहां पर कंफ्यूजन हो वो मैं थ्योरी के साथ में आपको करवाना चाहता हूं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, ये सेकंड एग्जाम आया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। अब बताओ, मंडोर के प्रतिहार जो कि रानी रुद्रा, जो कि शतरानी थी, तो शतरानी से जो जन्मे वो क्षत्रिय कहलाएंगे। तो ध्यान रखें, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रतिहार की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? अपने बात की थी क्या? कि नैनसी ख्यात, मोहन ऑफ नैनसी जो है, नैनसी ख्यात इनके ग्रंथ का नाम है, ठीक है, जो कि मोहन ऑफ नैनसी है। उन्होंने 26 शाखाओं का वर्णन किया, क्या नहीं किया? देखो साफ साफ लिखा, प्रतिहार में 26 शाखाएं। उन 26 शाखाओं में आपका आंसर मंडोर कौन-कौन दे रहे हैं? ग्वालियर, ग्वालियर हो गया। अच्छा, आप पूरा करेंगे, ओके। तो मंडोर जो है जोधपुर, इसको प्राचीन जो है सबसे प्राचीन शाखा माना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर एक बार सही है। छठा, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ देखिए, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, किसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जालोर, उज्जैन और कन्नौज, तीनों को अपने लगभग अंडर में रहने वाला व्यक्ति कौन है? नागावलोक, कौन? नागभट्ट प्रथम। कौन कौन सही आंसर दे रहे हैं? नागभट्ट प्रथम। छठे में वाले कौन है? वेरी गुड, सबका आंसर सही है, नागभट्ट प्रथम। सातवां है, प्रतिहार राजा नागभट्ट के बारे में कौन सा सही? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। चौबीस बात जाएंगे, प्रतिहार राजा नागभट्ट के बारे में कौन सा सही? वंश राज के बेटे थे, इन्होंने 50 वर्षों शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और द्वितीय विष्णु का संघर्ष करने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया, जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। अब बताओ भाई, वही प्रश्न है, प्रतिहार राजा नागभट्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपको ध्यान देना है, सही कथन है। देखो पहली बात ये, नागभट्ट का है, नागभट्ट, ये देखो नागभट्ट के बेटे वंश राजा नहीं, वंश राजा पहली बात कैसे गलत हो गई, ठीक है। आगे प्रश्न, हमारे प्रश्न पहली बात कैसे गलत हो गई। दूसरी बात, 50 वर्षों तक किसी भी गुजर प्रतिहार के राजा राज नहीं किया था। इनकी मृत्यु के बाद महिपाल और राजा कोई नहीं बना के बीच में, बिल्कुल गलत बात है। हां, ये जरूर जो मैंने साइड में बात की है कि उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खैर गुजर प्रतिहार सभी ने बड़ी वीरता के साथ में काम किया था। नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी आक्रमणकारी को अटैक करने नहीं दिया। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से बताओ, कैसे प्रश्न आता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिहार, क्योंकि अपने बड़ा मैदान कभी-कभी राजाओं के नाम से आ जाते हैं कि इनमें से किस राजा का संबंध कौन से वंश से? तो प्रतिहार जो राजवंश से संबंध, राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी आता है। अब चंद्रशेखर जो है वो किसके दरबार में था बताओ? चंद्रशेखर किसके दरबार में था भाई? तो राजशेखर में। राजशेखर ये कॉलेज में कहते हैं कि बनाया है, तो अभी बड़ी बड़ा राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम या और किसी नहीं, महेंद्रपाल प्रथम जो है राज दरबार में था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। अभी मैंने बात की थी कि मिहिर भोज के समय का अरब यात्री सुलेमान, तो बिल्कुल सुलेमान आया था, जिसने जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरब यात्री था सुलेमान, जिसने जो मिहिर भोज के उनके समय के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक अभी बड़ी बड़ा यशपाल को माना जाता है। ये भी आप सबके आंसर देख पा रहा हूं, शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये सेशन जो है आपको कैसा लगा, कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो भी आपको अंदाजा हो जाता है। तरीके से टॉपिक वाइज जैसा आपका हाथों हाथ हो जाता है, ठीक है। फिर आगे और लूंगा, ये आपको तरीका बताया जाता है कि एग्जाम में प्रश्न आते कैसे।
ठीक है, आप बताइए, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो बताइए। बहुत ही शानदार सेशन अपना कंप्लीट होता है।